चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं एक पूरा चैप्टर, ठीक है, वो पूरा चैप्टर रसायन बल गतिकी वाला पूरा चैप्टर मैं सिर्फ 3 हेडिंग में आपके ख़त्म कराने वाली हूँ। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहो। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इधर मैं जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ उसको ज़रूर देखो। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयार कराने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही सिंपल है। लोगों को टफ लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल वे में आज मैं आपको ख़त्म करवा दूंगी। ओके, तो लास्ट तक जुड़े रहो, तीनों हेडिंग पढ़ के जाओ ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस चैप्टर के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है दर और वेग निकालना किसी भी अभिक्रिया की। तो देखो, दर और वेग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दिख रही होगी, एक रिएक्शन दिख रही होगी। 2a प्लस 3b प्लस गिव्स 4a प्लस 5p, सॉरी 4q प्लस 5p। कोई भी रिएक्शन हो सकती है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, नंबर्स की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं अभी अलग अलग रिएक्शंस लेके आपको समझाऊंगी। अभी इस रिएक्शन के लिए समझते हैं। आपको पता होगा जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और जो आपको बाद में मिलता है अभिक्रिया से उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, तो जब भी अभिक्रिया की दर निकालनी हो, ठीक है, अभिक्रिया की जब दर निकालनी हो तो हम सिर्फ और सिर्फ अभिकारक को देखते हैं, सिर्फ अभिकारक को देखेंगे। ठीक है, और एक के किनारे किनारे आप ब्रैकेट देख रहे होगे, इस तरह का ब्रैकेट लगा हुआ। किसी भी अभिकारक के किनारे अगर ब्रैकेट लगा हो इसका मतलब होता है उस अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, क्या होता है, उस अभिकारक की सांद्रता। बात समझ में आई। तो ए की सांद्रता लिख ली मैंने, फिर मैंने गुणा बी की सांद्रता लिख ली। ठीक है, और ए के आगे जो भी गुणक है, जो भी उसका गुणक है उसको पावर में ले लिया जाता है। देखो, ए का पावर 2 और बी की सांद्रता का पावर 3 और एक के हम लगा देते हैं आगे जो कि सांद्रता स्थिरांक है। इसी तरह से आपका अभिक्रिया का दर निकल जाता है। ये एक फॉर्मूला है अभिक्रिया की दर निकालने का। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर होती है के और जो भी अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता लिख करके उनके गुणक का पावर लगा देते हैं। ठीक है, पूछे कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालनी है, तो सीधी सी बात है, अभिक्रिया की दर निकालने के बाद इनका जो पावर है ना उनको आप जोड़ देते हो। तो इस अभिक्रिया की कोटि पूछेगा तो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर इसके पावर 1 होता यानी यहाँ पे 1 होता तो अभिक्रिया की कोटि 3 1 4 हो जाती। समझ में आ रही है। आपके सिलेबस में 2 कोटि की अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, 0 कोटि की और 1 कोटि की। मतलब कि आपको ये पावर जोड़ने पे जब 1 मिले तो आप कहोगे उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर आपको ये पावर जोड़ने पे 0 आए तो आप कहोगे 0 कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आई। अभी उन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, आने वाली 2 हेडिंग उन्हीं दोनों के बारे में है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, अभिक्रिया की दर निकालना और अभिक्रिया की कोटि निकालना। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा देती हूँ जो क्वेश्चन बुक में दे रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। एक 0 कोटि की अभिक्रिया a प्लस बी बराबर c के लिए वेग दर क्या है। ठीक है, वेग की दर क्या है। तो दर आप जानते हो, दर बराबर होता है k और इन दोनों की कंसंट्रेशन प्लस इनकी पावर। तो यहाँ पे तो आपको 1 1 दिख रहा होगा तो आप कहोगे पावर 1 लगा दूँ, लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है 0 कोटि की अभिक्रिया, 0 कोटि की अभिक्रिया। तो 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए हमेशा जो जोड़ोगे जोड़ने पे 0 आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में जोड़ने पे 0 आ रहा है तो हाँ ये सही है। दूसरे में जोड़ने पे 0 + 1 1 आ जा रहा है तो ये गलत हो गई। तीसरे में भी जोड़ने पे 0 + 1 आ जा रहा है तो ये भी क्या हो गई, गलत हो गई। यानी आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दर से। ठीक है, चलो दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक ने इसी टॉपिक में एक और चीज हमें पढ़नी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये तो अभिक्रिया की दर हमने निकालनी सीख ली, अभिक्रिया की कोटि निकालनी सीख ली। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग निकालना सीखते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग कैसे निकाला जाए। तो वेग निकालने के लिए साधारण सी बात है, देखो यहाँ पे
उस अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो अभिकारक और उत्पाद दोनों पे निर्भर कर सकती है, लेकिन अभिक्रिया की दर केवल और केवल अभिकारक पे डिपेंड करती थी, केवल और केवल रिएक्टेंट पे रहती थी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो अभिक्रिया की वेग कैसे निकालते हैं। अभिक्रिया की वेग ऐसे लिखते हैं, देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी, जो आपके रिएक्टेंट होंगे, अभिकारक होंगे, वो खत्म होते जा रहे होंगे और उत्पाद बढ़ते जा रहे होंगे, है ना। अभिक्रिया के मतलब ही यही है कि अभिकारक कम होते जाएं और उत्पाद क्या हो, बढ़ता जाए। जैसे मान लो आपने चीनी लिया, पानी लिया, ठीक है, और उसको जब घोलते जा रहे हो, जैसे जैसे घोलते जा रहे हो वैसे वैसे चीनी कम होती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है, चीनी आपको दिखना बंद होने लगेगी। तो आप जो उसमें अभिक्रिया करवा रहे हो, वो अभिक्रिया नहीं हो रही है, पर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। आप जब उसको घुमा रहे हो तो चीनी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभिकारक क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और उत्पाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो कोई चीज़ जब कम होती है तो उसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, और कोई चीज़ जब बढ़ती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब हम अभिक्रिया का वेग आपके अभिकारक के रूप में लिखेंगे तो हमेशा आगे माइनस लगा देना। देखो दोनों के आगे मैंने माइनस लगा दिया है। और अभिक्रिया का वेग निकालते हुए dA/dt यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता बाई dt लिख देते हैं। नियम है ऐसा लिखना, ऐसा लिखना आप जान लो। डिटेल में इसके नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं ना। और उसका जो गुणक होगा उसका 1 करके लिख दोगे आप। सेम टू सेम यहाँ पे आप देखो बी के लिए माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो अभिकारक है, और 1/3 लिख दिया और dV/dt लिख दिया। इसके लिए माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो मैंने प्लस लगा दिया, 1/4 लिख दिया dQ/dt। इसके लिए भी आगे प्लस आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आप जानते हो किसी के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है। ठीक है, तो इसका ये बराबर का साइन है, ये गलती से मुझसे कट गया है तो बराबर ही मानना इसको। ये 1/5 हो गया, फिर dP/dt। ठीक है, तो अगर आपसे अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है तो आपसे ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये चारों चीज़ सही है अभिक्रिया का वेग, चारों चीज़ें बराबर होती हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें सीख ली इस हेडिंग से, अभिक्रिया का वेग निकालना, अभिक्रिया की दर निकालना और अभिक्रिया की कोटि निकालना। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 कोटि पढ़नी है। एक है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं और दूसरी है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इसी पे आपको पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये पहला टॉपिक हमने समाप्त कर लिया, पहली हेडिंग समाप्त कर ली। बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग समीकरण पूछा जाता है। वेग समीकरण क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, KT बराबर A0 - AT। अब कहोगे A0 क्या है? A0 मतलब होता है कि प्रारंभिक सांद्रता। कि मान लो कोई अभिक्रिया है, जैसे मान लो मैंने अभिक्रिया यहाँ पे लिखी मैंने यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखी, A+B देता है C+D। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ये कोई भी चीज़ें हो सकती है, आपकी इच्छा जो मान लो। तो धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होगा, इसका मान लो शुरुआत में इसकी सांद्रता है 10। ठीक है, इसकी सांद्रता 10 है, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होगी, इसकी सांद्रता कम होती जाएगी। तो 10 में से कुछ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लो x क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो वो घटने के बाद हम a को क्या कहते हैं, t, यानी कि t टाइम पे a की सांद्रता कितनी है। बात समझ में आ रही है? शुरुआत में a की सांद्रता थी A0 और कुछ समय बाद a की सांद्रता क्या है, AT। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे A0 है प्रारंभिक सांद्रता और AT है t समय पर कितनी सांद्रता रह गई है उसकी। ओके, और k क्या होता है, k किसी भी वेग का स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक आपसे पूछा जाता है कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसकी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। तो याद रखना मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, ये मोल -1 का मतलब है ये क्या है, नीचे है, ऐसे है कुछ। ये देखो -1 का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे है, मोल बटा लीटर सेकेंड। माइनस का मतलब होता है कि ये हर में है, अंश में नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी दे सकता है, आपको ऐसे भी दे सकता है, उसकी मर्जी है कैसा आपको देना चाहिए। ठीक है, आपको आना चाहिए ये। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें देख रहे हो, यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है केवल। वेग समीकरण का फॉर्मूला किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, A0 - AT। ठीक है, और जो आपकी अर्ध आयु है, अर्ध आयु आपका क्या हो जाएगा, T हाफ को कहा जाता है अर्ध आयु। ठीक है,
जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए अर्ध आयु होती है A0/2K। A0 की कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता बटे 2K। इस दो फॉर्मूले को आप याद रख लो, आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी मैं आपको बना के बताऊंगी। कुछ और चीजें देखो यहाँ पे, यहाँ का शून्य कोटि का जो वेग होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, जो वेग होता है वो A के पावर 0, या यहाँ पे B भी है तो B के पावर 0, यानी कि अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, निर्भर ही नहीं कर रहा है। किसी का पावर 0 होता है उसका मतलब होता है 1, यानी कि उसकी चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो याद रखना यहाँ पे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट्स लिखूं याद रखना, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, लेकिन अर्ध आयु सांद्रता पे देखो निर्भर कर रही है। इसकी पावर 0 नहीं है, यहाँ पे 0, इसका मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता है, पर इसकी पावर 0 नहीं है। पावर 0 नहीं यानी कि अर्ध आयु सांद्रता पर निर्भर करती है। ओके, ये आपकी दूसरी हेडिंग हो गई। ठीक है, दूसरी हेडिंग में केवल आपको ये दो चीज याद रखनी है, और वेग सांद्रता पर नहीं निर्भर करती किंतु अल्प आयु करती है, बस इतना सा आपको याद रखना है। और एक वेग स्थिरांक का मात्रक आपको याद रखना है। ठीक है, इतने से आपके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बना के दिखाऊंगी। बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग की तरफ, जो कि आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तीसरी और लास्ट हेडिंग हमारी, मैं यहाँ पे दूसरी हेडिंग लिख दी हूँ, ये तीसरी है और लास्ट हेडिंग है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो आपका कोटि जोड़ने पे है ना, कोटि जोड़ने पे 1 आए। तो देखो वेग इसका क्या है, सांद्रता पर निर्भर कर रहा है और उसकी पावर 1 पे निर्भर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कभी भी अब अगर आप कोटि निकालो 1 निकले तो हम उसे कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो। ओके, अच्छा, इसमें वेग समीकरण 2 निकल के सामने आता है। बहुत इजी तरह से, एक याद रखो कि दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखो तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में वेग समीकरण क्या होता है, KT बराबर 2.303 लॉग A0/AT। A0 की कंसंट्रेशन बाई AT की कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें बदल के कैसे दे सकता है आपको, लॉग लिखा है तो हमेशा मानना कि उसकी बेस 10 होती है। तो कभी कभी आपको 10 लिखा मिलेगा तब भी सही है, नहीं लिखा मिले तब भी सही है। ओके, दूसरी बात, अगर वो गैस अवस्था में है तो गैस की कभी सांद्रता नहीं निकाली जाती है, गैस का प्रेशर निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता बाई T समय सांद्रता की जगह हम क्या कर देते हैं, प्रारंभिक प्रेशर, प्रारंभिक दाब और फाइनल दाब निकाल लेते हैं। बस इतना सा अंतर है इसमें। यहाँ पे सांद्रता में बात कर रहे थे, यहाँ पे दाब में, प्रेशर में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये याद रखना कि पहले वाले की शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती थी, लेकिन ये सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु जो थी वो आपकी सांद्रता पर निर्भर करती थी, लेकिन यहाँ पे ये अर्ध आयु सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे याद रखना आप। और अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या है, 0.693/K। ठीक है, 0.693/K। तो आपसे ये ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ स्थिरांक और अर्ध आयु प्रथम कोटि की रिएक्शन के लिए क्या संबंध है उनमें, तो आपको संबंध लिख के बताना पड़ेगा। पहले वाले का भी संबंध मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इतनी बातें याद करते हो तो मैं आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी आपसे। चलो देखो एक और बात, यहाँ पे देखो AT मतलब क्या होता है कि A में से कुछ घट गया, तो कभी कभी आपको A0 माइनस कुछ भी लिख करके दे देगा, तब भी वो सही है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन सारे पे जो भी मैंने पढ़ा दिया उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ इन सारी चीज़ों पे, और आपको एक एक चीज़ मिला के दिखाऊंगी कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, अच्छा, वेग स्थिरांक का मात्रक यहाँ पे क्या होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, पर सेकेंड किसका मात्रक होता है, वेग स्थिरांक का। अच्छा, यहाँ पे वेग का मात्रक अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन का मात्रक होता है मोल पर लीटर। तो क्या उसके स्थिरांक और वेग का मात्रक मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखोगे तो यहाँ पे वेग का मात्रक होता है, वेग का होता है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और स्थिरांक का मात्रक भी वही निकल के सामने आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक का मात्रक किस कोटि की अभिक्रिया के लिए सेम है, तो आप कहोगे शून्य कोटि के लिए।
थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, बस आप ये फॉर्मूला याद रखो और जो जो मैंने कहा उसको 2-3 बार सुन लो ताकि आपका ये पूरा तैयार हो जाए। अगर 3 हेडिंग पढ़ने पे हमारा पूरा चैप्टर बन रहा है तो क्यों ना उसको पढ़ लें, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इस पे। अगर जहाँ भी आप नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे कमेंट्स में बताना, मैं फिर से आपके लिए इस पे समझाने की कोशिश करूँगी मैं। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो वापस से आ जाती हूँ क्वेश्चन की तरफ। हमने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया याद करो, टी हाफ बराबर क्या होता था, देखते हैं ज़रा। शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारी यहीं पे है। तो देखो टी हाफ बराबर समानुपाती है किसके, ए नॉट के, और व्युत क्रमानुपाती है 2k के। ठीक है, तो देखो समानुपाती ए नॉट के कहाँ पे है, अगर ए दे दिया मतलब ए नॉट दे दिया, कोई उसमें दिक्कत है नहीं, है ना। तो देखो प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, ए। तो आपका प्रथम वाला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी दे रखी थी, मैंने उसको सही कर दिया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, अभिक्रिया 2H2O2 से आपका क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की देखो दर दे रखी है, यहाँ पे कहाँ नहीं है पर आपको देखने से पता चल रहा है ये क्या दे रखा है, दर दे रखा है। लेकिन दर की पावर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिख रखा। कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। 1 कब होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, ठीक है। तो आप इस अभिक्रिया को क्या मानोगे, प्रथम कोटि, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, मतलब 1 दे रखा है। इसकी पावर होना चाहिए था 2, लेकिन 1 दे रखा है, यानी कि वो कौन से कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण पूछा गया है। तो मैंने आपको समीकरण बताया था, आपको वेग समीकरण मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो ज़रा सा देख लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो यहाँ पे मैंने ये समीकरण आपको बता रखा है ना, ये समीकरण आपको बता रखा है। अब मुझे ऑप्शन में मिला के बताओ आप कौन सा निकालोगे इसमें से। आप वीडियो रोक करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी देखना चाहती हूँ मेरा समझाया आपको कितना समझ में आया। आप बताओ तीनों में से कौन सा आंसर होगा। कर लिया, चलो अब देखते हैं, मैं निकालती हूँ अब, है ना। देखो इस वाले को चेक करते हैं, पहला ऑप्शन। देखो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला था, क्या हम टी को यहाँ नीचे नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर हमको स्थिरांक निकाला तो टी को नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो टी को नीचे लाने से क्या होगा, 2.303 बाई टी हो जाएगा log 10 ए नॉट बाई 80। और 80 क्या होता है, ए नॉट में से कुछ घटा दो तो आपका 80 निकल जाता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। देखो बटे टी लिख दिया, log 10 ए नॉट इसको मान लो, और ए नॉट में से कुछ घटा दिया, यानी कि वो क्या हो गया, 80 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं, यहाँ पे तो अंक ही गलत दे रखा है। ये ऑप्शन यहाँ पे टी स्क्वायर दे रखा है, गलत है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने इसे सही सोचा था मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। कितने लोग इसका आंसर सही से कर पाए थे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर, ऐसा थोड़ी है थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। चलो आपको ये दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6वां दिख रहा होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है। तो सीधा अर्ध आयुकाल आपसे पूछ रहा है ना। अर्ध आयुकाल क्या होता है, इसके लिए आप जानते हो टी हाफ बराबर होता है 6.03, मैंने 03 तक लिखा है, 2 तक भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बाई के होता है। तो आपको टी हाफ को नीचे कर दिया है, के को इधर कर दिया है, बस, और कोई गड़बड़ी नहीं किया इसने। तो देखो मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखो ये हमारा था, है ना, ये था। तो के को इधर भी कर सकते हो, टी हाफ को नीचे कर सकते हो, ये तो रिएक्शंस को इधर उधर कर सकते हो ना आप। आपसे ये पूछा है तो ये निकाल सकते हो, ये पूछा है तो ये निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन में, है ना, इस वाले ऑप्शन में। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा वाला क्यों नहीं सही है, क्योंकि के ऊपर दे रखा है। तीसरा वाला क्यों नहीं सही है, क्योंकि के को मल्टीप्लाई कर रखा है। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका आठवां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी,
ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में बताओ क्या वो सांद्रता पे डिपेंड करता था, प्रारंभिक सांद्रता पे, या नहीं करता था? कौन सा ऑप्शन सही होगा सोच के बताओ। मैं ऑप्शन ढक ले रही हूँ आपके लिए, आई एम सॉरी। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप अपने मन से सोच के बताओ, आंसर देखने की कोशिश मत करो। कर लिया? ठीक है। देखो उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, नहीं बाबा ये तो गलत बात है, अभी अभी देखा ना, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं सांद्रता का नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो प्रथम कोटि के लिए आयु सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ओके, अर्ध आयु। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। कोई अभिक्रिया है, ठीक है, ए से बी बनता है, अभिक्रिया की दर अभिकारों के सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पे 2 गुना बढ़ती है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ना, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ये अभिक्रिया की दर अभिकारकों को की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पे 2 गुना बढ़ती है। तो पहले अभिक्रिया की दर क्या होती है लिख लें उसको। हमें पता है कि अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं। दर अगर लिखना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं हम, अभिकारक देखते हैं, और क्या लिखेंगे, के और अभिकारक का सांद्रता लिखेंगे। ठीक है, तो अभिकार देखो कह रहा है कि अभिकारों की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर, अभी हमको इसका ये पावर नहीं पता है क्योंकि कह नहीं रहा कि कौन से कोटि की अभिक्रिया है, तो मैंने पावर x मान ली। ठीक है, यही कोटि निकालनी है हमको। कैसे निकालेंगे, देखो कह रहा है कि सांद्रण अगर हम 4 गुना बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी लो ए को अगर हम 4 गुना लिखते हैं, ठीक है, तो आपकी जो दर है वो 2 गुना बढ़ती है। ए को अगर हम 4 गुना लिखते हैं, 4 गुना, तो हमारा जो दर है वो कितना बढ़ता है, 2 गुना बढ़ता है। तो बताओ कि इसकी पावर ऐसी क्या कर दूं कि ये आपका बराबर 2 के आए। के को अभी के लिए कुछ मत मान लो, खाली प्रोपोर्शनल मान लो। देखो दर प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है ए के पावर x के। ठीक है, और जो आपको दर बोल रहा है कि दर 2 गुना बढ़ जाती है अगर हम सांद्रण कितना बढ़ाते हैं, 4 गुना बढ़ाते हैं, तो x का मान बताओ। तो आपको सीधे से पता है कि 2 की पावर अगर 2 होता है तब जाके आपका 4 निकलता है। ठीक है, तो अब मैं इसको √2 लिख दूँ, √4 लिखूँ, तो आपका बराबर क्या होता है, 2 होता है। यानी कि इसका हमको रूट निकालना पड़ेगा, रूट है ना, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल को अगर पावर की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, यानी कि इसकी पावर अगर मैं 1/2 कर दूँ, देखो यहाँ पे 2 प्रोपोर्शनल टू 4 ए की पावर अगर मैं 1/2 कर दूँ, तो 1/2 जब निकालोगे यानी 4 का वर्गमूल निकालोगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगी। तो आपकी कोटि कितनी आ गई, 1/2। ऐसे आपको सोचना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना होता है। मैं एक और एग्जाम्पल देके आपको इस पर सॉल्व कराती हूँ। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि आपसे मैंने खुद से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रही हूँ। आपसे कहा गया कि जो दर है ना, दर वो आपकी 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अगर सांद्रता 4 गुना बढ़ाई जाए। ठीक है, तो बताओ कोटि कितना होगा, इसका कोटि कितना होगा, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो अभी मैं आपको अभिक्रिया लिख देती हूँ, A gives B, ये आपकी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी आप निकाल के बताओ। तो वीडियो को पॉज करके एक बार निकालना सीखो, जब तक निकालना नहीं सीखोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, निकालो। आई होप आपने निकाल लिया होगा। इसको मैं सॉल्व करके अब बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको पता है, पहले आप दर लिखोगे। दर बराबर क्या है, दर बराबर होता है के ए की सांद्रता और इसका कुछ पावर होगा। यही पावर हमको निकालना है, यही कोटि निकालनी है। तो दर किसके समक्रमानुपाती है, ए की सांद्रता के। ठीक है, ए की पावर x। तो मैं कह रही हूँ कि अगर सांद्रता 4 गुना बढ़ाई गई तो दर भी कितना बढ़ गया, 4 गुना। तो दर को लिख दोगे 4 गुना। ठीक है, और सांद्रता भी कितनी लिख दोगे, 4 गुना आपने सांद्रता बढ़ा दी। तो ऐसा कब हो पाएगा, जब x की पावर हम 1 करेंगे। 4 बराबर 4 कब होगा, जब x की पावर 1 करेंगे। यहाँ कोई पावर होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। तो आप 4 बराबर कब आएगा, जब आप इसकी सांद्रता को 1 कर दोगे, इसकी पावर को 1 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल के आ गया, 1। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना होता है। अगर आपसे यहीं पे कहा होता, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन बदल दूँ,
अगर मैं यहीं पे कह दूं कि दर 4 गुना बढ़ जाती है अगर सांद्रता 2 गुनी बढ़ाई जाए, तब बताओ कोटि क्या होगी। अब फिर से वीडियो रोक के करने की कोशिश करो, फिर से वीडियो रोक के करने की कोशिश करो। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपने वीडियो रोक के कर लिया होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं दर लिखना चाहूँ, दर दर वापस से क्या लिखूँगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स। तो ये जो आपकी दर है वो 2 गुना बढ़ रही है, सॉरी दर कितनी बढ़ रही है, 4 गुना बढ़ रही है ना, 4 गुना दर हो रही है। और आपके प्रोपोर्शनल लगाऊँ मैं, ए कितना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी पावर क्या कर दूं कि ये बराबर 4 हो जाए, तो 2 की पावर 2 कर दी जाती है तब बराबर 4 होता है। तो यहाँ पे x आपका क्या निकल के आ जाएगा, x आपका निकल के आ जाएगा पावर 2। बात समझ में आ रही है मैं कैसे निकाल रही हूँ। इसको मिलाओ आप कि ऐसा क्या कर दें कि ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अभिक्रिया इसके लिए उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो कोटि बताओ कितनी है, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक यानी स्थिरांक, स्थिरांक को एक और नाम से याद कर लो, वेग नियतांक भी पूछ सकता है, ठीक है, का मात्रक क्या है। तो शून्य कोटि के लिए मात्रक था मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक कितना था, ठीक है, लिख के बताओ ये चीज़। अच्छा अगला देखो, वेग स्थिरांक, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद कर लेना। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लेना, ओके। आगे देखते हैं, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, ठीक है। वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समान होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होती है ये आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। वेग क्या होता था, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता था, और स्थिरांक भी इसका क्या होता था, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, अभी अभी मैंने आपसे पूछा ही था, उसका आंसर देखो पर सेकेंड है, ठीक है। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप मुझे बता देना, मैं और भी क्वेश्चंस पार्ट 2 में मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन डिटेल बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं आपके इससे सॉल्व करा दूंगी। इसी पे कोई नया हम फॉर्मूला नहीं देखेंगे, इसी पे मैं आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगी। अगर आपको चाहिए हो तो बताना। और जल्दी ही मैं आपके लिए सारी नेम रिएक्शंस, जितनी भी NCERT की नाम अभिक्रियाएँ हैं ना, उसको भी मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, ओके। तो आप लगातार बने रहो और जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ देखते रहो, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आए, ओके। और आप मुझे ज़रूर बताना आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस पे और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो और मैं बना दूंगी, आप मुझे बता देना। और फिर नया टॉपिक हम देखेंगे, नाम अभिक्रिया, और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको लगातार केमिस्ट्री पे वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।